नमस्कार, आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वाति पारधी। तो चलिए रुख करते हैं आज की ताजा खबर की ओर। आइए आज बात करते हैं सर्दियों में बच्चों एवं वयस्कों का कैसे रखें ध्यान। देखिए, डॉक्टर RK सिंह, अधीक्षक CHC मेहनाजपुर एवं डॉक्टर PP यादव से हमारे संवाददाता अमित कुमार सिंह की एक्सक्लूसिव बातचीत। डॉक्टर RK सिंह एवं डॉक्टर PP यादव ने बताया कि सर्दियों के दौरान बच्चों की हेल्थ पर विशेष ध्यान देना जरूरी होता है, क्योंकि ठंडे मौसम में इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाती है और यह समय बुखार, जुकाम, खांसी और अन्य वायरल बीमारी के फैलने का खतरा होता है। वयस्कों में भी इन बातों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। अस्थमा एवं COPD के मरीजों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में भी अधीक्षक डॉक्टर RK सिंह एवं PP यादव ने विस्तार से बताया। देखिए TTN 24 पर दोनों डॉक्टरों से एक्सक्लूसिव बातचीत हमारे संवाददाता अमित कुमार सिंह के साथ TTN 24 न्यूज पर। मैं अमित कुमार सिंह, टाइम टीवी न्यूज आजमगढ़ से। आज मैं उपस्थित हूँ आजमगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मेहनाजपुर में। आज हम लोग एक विशेष टॉपिक पे बात करेंगे यहाँ के अधीक्षक डॉक्टर RK सिंह और डॉक्टर प्रेम प्रकाश यादव से। ठंडियों में बच्चों में होने वाली बहुत सी समस्याएं हैं जिस पहलुओं को उनके पेरेंट या उनके अभिभावक नहीं समझ पाते हैं। उसी मुद्दे पे आज हम लोग बात करेंगे डॉक्टर RK सिंह से। मुझे आपके लिए बहुत ईजी है सर। और हमारे साथ डॉक्टर RK सिंह जो यहाँ CHC के अधीक्षक है वो जुड़ गए हैं। साथ में डॉक्टर प्रेम प्रकाश यादव जी जो कि एक वरिष्ठ चिकित्सक है वो भी हमारे साथ हैं। तो हम लोग अब कन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज डॉक्टर RK सिंह, सुपरिटेंडेंट CHC मेहनाजपुर। सर, इस समय ठंडियों में सर बच्चों में बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, उनको सर्दी जुकाम आता है, फिर कहीं न कहीं निमोनाइटिस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो उसमें वो बच्चों का कैसे ख्याल रखें, क्या सजेस्ट करेंगे पेरेंट या अभिभावक? पहले तो ठंडी से बचाएं बच्चों को, गर्म कपड़े में रखें और बहुत दिक्कत हो तो अस्पताल में आके चिकित्सक से मिले। अभी सर जैसे ये हो रहा है कि बहुत से पेरेंट हैं, वो कहीं न कहीं सर वो CHC जाने से पहले वो झोला छाप डॉक्टर या फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में उनके पास चला जाते हैं। इसके बारे में क्या बताएंगे? कोशिश करें कि झोला छाप डॉक्टर से दवा नहीं लें। यूजुअली वायरल फीवर जो होती है 3 दिन में अपने आप खत्म हो जाती है, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स का उपयोग कम करें और नॉर्मल दवाइयाँ डॉक्टर से मिलकर सरकारी अस्पतालों से लें। जैसे सर मैंने कई केसेस ऐसे देखे हैं जो यहाँ के छोटे डॉक्टर हैं या BMS है, BAMS है, वो सर शुरू करेंगे नेबुलाइजर के साथ जिसमें वो बुडेसिलाइड या साल्बुटामॉल, जो आई डोंट थिंक इट्स अ फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट। व्हाट इज योर सजेशन रिगार्डिंग दिस? नहीं, ये तो शुरुआत में नहीं लेनी चाहिए। यूजुअली वायरल फीवर ही होता है बच्चों में, कॉमन है। अगर बहुत दिक्कत है, निमोनिया अगर होती है तब जरूरत पड़ती है निमोलाइजर की। शुरुआत में तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। एंटी एलर्जिक ड्रग, पैरासीटामोल वगैरह लेना चाहिए फीवर के लिए। ठीक है, तो कहीं कहीं आप सजेस्ट कर रहे हैं कि उनको नीम हकीम खतरे जान, कहीं कहीं इस तरीके के डॉक्टरों से उनको बचना चाहिए। अभी एक और प्रॉब्लम सर आ रही है बहुत वयस्कों में। वयस्कों में भी सर ये जब ठंडी का मौसम चालू होता है तो उनको इस तरीके की प्रॉब्लम, गठिया की प्रॉब्लम या कहीं कहीं सांस लेने की समस्याएं चालू हो जाती है। उसके बारे में सर क्या बताएंगे? बड़ों में तो सांस लेने की प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे कारण होते हैं। लंग्स का इन्फेक्शन हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकती है, पहले से COPD के मरीज होते हैं, अस्थमा के मरीज होते हैं, उन लोगों को दिक्कत होती है, तो उस अनुसार उनको ट्रीटमेंट देना चाहिए। अपने से दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए, जो परहेज करनी चाहिए लोगों को। मैं सर आप ही के टॉपिक पे था, COPD और अस्थमा, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन पेरिनेरी डिजीज, COPD है। COPD के सर कई कारण हो सकते हैं, जैसे भट्टे पे काम कर रहा है या उनका स्मोकिंग की हिस्ट्री रही हो। देर आर मेनी, वो सर समझ ही नहीं पाते कि वो COPD के पेशेंट है या अस्थमा के पेशेंट है। तो वो कैसे जानेंगे सर कि उनको किस तरीके का ट्रीटमेंट लेना चाहिए? जैसे शुरुआत में तो खांसी वगैरह होगी, फिर सांस फूलेगी, तो जब सांस फूलने लगे तो मिलना चाहिए। और COPD के मरीजों को दवा में भी बहुत ज्यादा सांस फूलती है, और COPD
पीओडी के मरीजों को धीरे धीरे होती है, ग्रेजुअल बढ़ते जाता है सांस फूलने की बीमारी। तो उसमें डॉक्टर से मिलने पर ही पता चलेगा उन लोगों को। अब सिगरेट बीड़ी जो नहीं पीना चाहिए। जी, तो उनको कहीं कहीं मतलब पीएफटी पहले करा लें, उसके बाद पीएफटी की सुविधा हर जगह नहीं है। जी बड़े सेंटरों में पीएफटी की सुविधा होती है, जी ठीक है, लेकिन एक्सरे से जांच से पता चल जाती है कि मरीज का सीओपीडी का लक्षण है, इसीलिए पीएफटी तो बड़े सेंटरों में होती है। नहीं, मैं ये कह रहा था सर, जैसे सीओपीडी का पेशेंट है, सीओपीडी के पेशेंट उनकी हिस्ट्री है, दे ऑल आर नो, सिम्टम एक जैसे होते हैं, और जो अस्थमा के पेशेंट है वो बचपन से भी हो सकता है, उनको बाद में भी हो सकता है, एक रिवर्सिबल है, एक इरिवर्सिबल है, तो उनको फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या सजेस्ट करेंगे, मैं ये पूछ रहा था। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है कि सीओपीडी के मरीजों को शुरुआत में एंटीबायोटिक्स वगैरह दीजिए, एंटी एलर्जिक ड्रग दीजिए, ज्यादा दिक्कत है तो न्यूमलाइज करना चाहिए। जी ठीक ठीक है, थैंक यू। अब हमारे साथ डॉक्टर पीपी यादव जी हैं, जो कुछ और विस्तार से इसके बारे में बताएंगे। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सर्दियों में सर बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, वो एडल्ट हो या बच्चे हों, तो क्या सजेस्ट करेंगे? जैसे कंगारू केयर की भी हम लोग बात करते हैं, तो कंगारू केयर के बारे में सर कुछ बताएं। कंगारू केयर ट्रीटमेंट जो है ये बेसिकली काफी छोटे बच्चों के ऊपर आजमाया जाता है। जी जिस तरह से आप उम्र के हिसाब से देखें तो एक छोटे बच्चे होते हैं, जैसे हमारे लैंग्वेज में 7 दिन के बच्चे को जो है नियोनेटल कैटेगरी में रखा जाता है, फिर 28 दिन तक के बच्चों का। तो जो 7 दिन के अंदर के बच्चे होते हैं उनको जो है बहुत ही ध्यान से रखना पड़ता है। कंगारू केयर विधि जो है यह एक टेक्नोलॉजी है, इसमें कोई दवा की जरूरत नहीं होती है। इसमें क्या होता है कि बच्चे का स्किन और अभिभावक के स्किन टू स्किन टच में उसको रखा जाता है, जी जी ताकि उसको जो है जो वयस्क व्यक्ति है उस व्यक्ति के स्किन की गर्मी उसके बच्चे के स्किन से टच रहे और बच्चे का जो है माहौल गर्म रहे। तो इसको ऐसा माना गया, कहीं कहीं इसको मानसिक रूप से भी देखा जाता है कि अगर मदर के साथ इसका रहे तो कुछ इमोशनल टच भी इससे बच्चे के अंदर रहता है। जी। और सर एक चीज जो मैं फिर से आपसे कंफर्म करना चाहूँगा, लेमैन लैंग्वेज में सर कंफर्म करना चाहूँगा, आज भी अभी भी मैंने कई लोगों से पूछा है, कई अच्छे डॉक्टरों से पूछा है, तो वो कहते हैं कि गांव ग्रामीण में सीओपीडी अस्थमा की जो कैटेगरी है वो समझ नहीं पा रहे हैं सर, कि क्या सीओपीडी है कि उनको अस्थमा है, और उनका ट्रीटमेंट जैसे वो सल्बुटामॉल फर्स्ट वो शुरू करते हैं उनको इनहेलेशन थेरेपी या एस्टालिन या डेरिफाइलिन, तो उनके लिए क्या बेस्ट ऑप्शन रहेगा? सीओपीडी और अस्थमा दोनों को सर अलग अलग बताइएगा। देखिए सर, सीओपीडी होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है। इसका डेफिनेशन है कि इसमें जो है ना क्रोनिक है, क्रोनिक हम लोग उसको बोलते हैं जो 6 महीना या उससे अधिक समय से पीड़ित है इस बीमारी से, और ये किसी को भी हो सकता है, ये ऐसा नहीं है। और लेमैन भाषा में इसको समझा पाना तो व्यक्ति विशेष समझना इसको नहीं समझ पाएगा, ये जो है सब मेडिकल टर्म है और मेडिकल स्थान पर आने पर ही आपको ये क्लियर हो पाएगा। क्योंकि जनरली देखिए ज्यादातर होता है लोग सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट ये सब सेवन करते रहते हैं जी। और ये जो है धीरे धीरे थोड़ा सा एलर्जिकल कंपोनेंट के साथ में ये जो है बॉडी के अंदर, जैसे सिगरेट है, सिगरेट के अंदर निकोटीन की मात्रा होती है, आप लंबे समय तक सिगरेट ले रहे हैं तो उसे धुएं के रास्ते निकोटीन जो है आपके लंग्स में बैठना शुरू करती है, तो लंग को डैमेज करती है। तो ये रोग जो है धीरे धीरे बढ़ता हुआ, तो ये क्या परमानेंट डैमेज करती है लंग को, और ये जो है रिवर्सिबल नहीं हो सकती। तो इसमें जो है व्यक्ति जो है धीरे धीरे जब उसका बैठा के हिस्ट्री लीजिएगा, जब उसके बारे में पूरी उसकी बैक हिस्ट्री ली जाएगी कि कैसे कैसे क्या हुआ है, तो पता चलता है कि हाँ भाई इसको जो है ये बीमारी आ रही है। अस्थमा क्या होता है कि अस्थमा में भी 3 स्टेज आते हैं। अस्थमा जो है ये मौसम बदलेगा, अचानक बाहर ठंड हो जाएगी या फिर किसी ऐसी जगह पर चले जाएंगे जहाँ धूल धक्कर ज्यादा होगी और उस चीजों से आपको एलर्जी होगी, ठीक है, तो एलर्जिकल स्टेटस आ जाते हैं इसमें, और आपको जो है लंग्स में क्या होता है कि वो सांस लेने की जो नलिका होती है वो सिकुड़ने लगती है, जिससे आपको सांस लेने में दिक्कत होती है और अंदर से जो है आपको सफोकेशन टाइप का लगता है। तो इसमें जो है प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है तुरंत आपको जो है या तो नेबुलाइज कर लीजिए या तो जहाँ पर ऑक्सीजन की व्यवस्था है वहां से ऑक्सीजन मास्क लगाए। तो स्टेटस में इस तरह, और
घर पर घरेलू व्यवस्था ज्यादा नहीं कर सकते। अगर घर में है आपको विक्स वगैरह है तो विक्स का पानी में डालकर उसका बहुत अच्छा भाप बनता है, गर्म पानी में डाल के विक्स दीजिए तो उस भाप को ले लीजिए। प्राइमरी ट्रीटमेंट घर में आप यही कर सकते हैं और उसके बाद जितना जल्दी हो सके आप मेडिकल केयर के लिए अप्रोच करिए। ठीक है सर, एक लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर आर के सिंह से। सर अभी जो सीजन आया है जिसमें बहुत सारे वायरल पेशेंट आ रहे हैं या उनको खांसी की समस्या है, वो बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन में है सर, और कहीं कहीं डॉक्टरों को एस्ट्रॉयड या जिसको हम लोग ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड बोलते हैं, प्रेडिनिसोलोन, वाइसलोन या डेफ्लाजाकार्ड में जाना पड़ रहा है। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट सर? कैन यू प्लीज टेल? नहीं, डेप्लेजाकॉर्ड तो नहीं देना चाहिए अभी शुरुआती, इसलिए वायरल फीवर ये जो चल रहा है सीजन में बहुत लंबा चल रहा है, करीब 15-20 दिनों से चल रहा है। जी तो धीरे धीरे जो इन्फ्लामेशन हुआ है धीरे धीरे कम होगा। जी एंटीबायोटिक्स ऐड कर सकते हैं और इसके बाद एंटी एलर्जिक दवाइयाँ लें। बहुत ज्यादा दिक्कत हो तब डेप्लेजाकॉर्ड का उपयोग करें, नहीं तो यूजुअली अवॉइड करना चाहिए स्टेरॉइड को। एस्ट्रॉयड कहीं कहीं सर, एस्ट्रॉयड नुकसान भी है लेकिन कहीं कहीं उसको लाइफ सेविंग ड्रग भी बोलते हैं सर। लाइफ सेविंग ड्रग, अस्थमा वगैरह में लाइफ सेविंग ड्रग है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में जो खांसी है उसमें स्टेरॉइड देने की जरूरत नहीं है। बहुत जरूरत है तब दे सकते हैं, वो भी डॉक्टर के सलाह पर, नहीं तो नहीं देना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ये थे हमारे साथ सीएससी के अधीक्षक डॉक्टर आर के सिंह और वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर प्रेम प्रकाश यादव। मैं अमित कुमार सिंह अपने सहयोगी कैमरामैन शिवाजी के साथ टाइम टीवी न्यूज आजमगढ़ से।